हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गणित एवं विज्ञान सेक्शन में। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा संजीव डेस्क वर्क में जो मॉडल पेपर 2 दे रखा है अभ्यास के लिए। कल हमने डिस्कस किया था, या पहले भी मैंने मॉडल टेस्ट पेपर जो है उसका पूरा का पूरा कुछ पार्ट्स में बड़े डिटेल के अंदर जो है एक्सप्लेन करके मॉडल टेस्ट पेपर जो बोर्ड द्वारा जारी किया गया था 8वीं कक्षा का विज्ञान विषय का, वो मैंने पूरे डिटेल में जो है अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है। मतलब पैटर्न है कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसी पैटर्न से रिलेटेड संजीव डेस्क वर्क ने जो है कुछ क्वेश्चन पेपर्स या मॉडल टेस्ट पेपर हम कहें जारी किए हैं। कुल 8 मॉडल टेस्ट पेपर संजीव डेस्क वर्क में दिए गए हैं, जिनको हम बारी बारी से डिस्कस करने वाले हैं। तो मॉडल पेपर फर्स्ट जो है कल की हमने लाइव क्लास में डिस्कस किया था, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडल पेपर सेकंड। तो चलिए बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, ज़रूर आपको फ़ायदा दे के जाने वाले हैं। मॉडल टेस्ट पेपर से होता क्या है स्टूडेंट्स, कि हम क्यों मॉडल टेस्ट पेपर करें। तो देखिए, साल भर हमने पूरी बुक्स को डिटेल से पढ़ा है, हमने सारी किताब को ढंग से पढ़ लिया है, सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हैं, लगभग सब क्वेश्चन हमें आते हैं। लेकिन मन में ये होता है कि एग्जाम में पता नहीं लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे। तो मॉडल टेस्ट पेपर से क्या होगा, आप में कॉन्फिडेंस आएगा और आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपकी जहाँ कमजोरी होगी वहाँ आपको आभास हो जाएगा कि ये टॉपिक मेरा कमज़ोर है, उसको जा करके आप फिर से पढ़ सकते हो और अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। तो चलिए मॉडल टेस्ट पेपर शुरू करते हैं हम। हमारा जो सेकंड नंबर का मॉडल टेस्ट पेपर है जो अभ्यास के लिए आपकी संजीव डेस्क वर्क में दिया गया है, वो पहला प्रश्न है, मादा एडिस मच्छर वाहक है। तो देखिए, मादा एडिस मच्छर किसका वाहक होता है, ये डेंगू के वायरस का वाहक होता है। एनाफ्लीज जो होता है वो होता है मलेरिया के मच्छर का वाहक, और मादा एडिस जो है वो डेंगू के वायरस का वाहक होता है। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से संकटापन्न वन्य जंतु हैं। तो संकटापन्न वन्य जंतु वो होते हैं जिनकी संख्या बहुत कम है और निकट भविष्य में खत्म हो जाएंगे। तो उनमें से कौन है, बाघ जो है वो संकटापन्न वन्य जंतु है। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से विद्युत का कुचालक है। तो इनमें से विद्युत का कुचालक कौन है, तो आशुद्ध जल जो होता है ना वो विद्युत का कुचालक होता है, यानी डिस्टिल्ड वाटर में करंट नहीं गुजरता है, तो ये विद्युत का कुचालक है। अगला जो प्रश्न है वो है, भारत के अति भूकंप आशंकित क्षेत्र हैं। मतलब वो क्षेत्र जहाँ भूकंप आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, वो भारत के कौन से हैं, कश्मीर घाटी, पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमालय, समस्त उत्तर पूर्व, उपरोक्त सभी। तो ये सारे के सारे एरिया जैसे हैं, सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ भूकंप आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, तो हम लिखेंगे उपरोक्त सभी। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा है वो पूछा है, पाश्चीकरण के लिए दूध को 15.5 मिनट तक 15.30 मिनट तक किस ताप पर गर्म किया जाता है। तो पाश्चीकरण के लिए देखिए, दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15-16 मिनट के लिए उबाला जाता है, फिर एकदम से ठंडा कर दिया जाता है। ये अभिक्रिया पाश्चीकरण कहलाती है। इससे दूध लंबे समय तक फ्रेश रहता है, खराब नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में दाह्य पदार्थ नहीं है। दाह्य मतलब जिसको हम जला सकते हैं, वो पदार्थ कौन सा नहीं है। तो देखिए, मैग्नीशियम है, कास्ट कोयला है, लकड़ी है, लोहा इनमें से ऐसा है जो दाह्य पदार्थ नहीं है। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है, वायु विद्युत की क्या है। वायु विद्युत की सुचालक है, कुचालक है, यानी वायु में से करंट गुजरता है कि नहीं गुजरता है। तो देखिए, वैसे तो नॉर्मली वायु में से करंट नहीं गुजरता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में वायु जो है विद्युत की हीन चालक बन जाती है। जैसे तड़ित आती है ना, तो वायु के थ्रू होकर के ही आती है, तो हम हीन चालक कहेंगे, कुचालक नहीं कहेंगे, हीन चालक कहेंगे। अगला जो प्रश्न है वो पूछा है, कथन एक दे रखा है, दहन के लिए वायु में कार्बन डाइऑक्साइड होना आवश्यक है। तो ये बात सही नहीं है, क्योंकि दहन के लिए ऑक्सीजन गैस होनी जरूरी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी नहीं होती है। दूसरा पूछा है प्रश्न, जो इसने वाक्य दिया है वो कह रहा है, ज्वलनशील पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत अधिक होता है। तो ये बात भी सही नहीं है। ज्वलनशील जो पदार्थ होते हैं उनका ज्वलन ताप कम होता है, अधिक नहीं होता है। तो हम क्या कहेंगे, कथन 1 व 2 दोनों असत्य हैं। ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो ये जो है 8 बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। ये मॉडल टेस्ट पेपर है, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही आपका बोर्ड का एग्जाम आने वाला है। और हो सकता है संजीव डेस्क वर्क में जो अभ्यास के लिए दे रखे हैं मॉडल टेस्ट पेपर वो इम्पोर्टेंट होते हैं, और उसमें से 60-70% आपका यूँ का यूँ संजीव की जो डेस्क वर्क है उसमें से उठ करके आ जाए। तो इनको आप ज़रूर देखिएगा, एक बार ज़रूर देखिएगा, जिससे कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है,
खंड ब जो है वो क्या है, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्नों का है। 9 से 12 तक जो प्रश्न है वो अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहने वाला है। पहला प्रश्न पूछा है अक्षय प्राकृतिक संसाधन से क्या आशय है। अक्षय प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? तो देखिए, अक्षय प्राकृतिक संसाधन वो संसाधन होते हैं जो प्रकृति में असीमित मात्रा में पाए जाते हैं। कितने? असीमित मात्रा में, यानी बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड अमाउंट में पाए जाते हैं और मानव के क्रियाकलापों के द्वारा ये समाप्त होने वाले नहीं हैं। तो ये होते हैं अक्षय प्राकृतिक संसाधन, जो खत्म होने वाले नहीं होते हैं, असीमित मात्रा में होते हैं। जैसे हवा है, पानी है, सूर्य का प्रकाश है, ये सब क्या है? अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। अगला जो प्रश्न पूछा है वो पूछा है ऐसे 2 जंतुओं के नाम लिखिए जिनमें अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन तो होता है कौन सी विधि के द्वारा? विखंडन विधि के द्वारा होता है। तो ऐसे जीवों में कौन आता है? एक अमीबा है और पैरामीशियम है। कौन? अमीबा और पैरामीशियम के अंदर क्या होता है? जो द्विखंडन विधि होती है, द्विखंडन का मतलब टुकड़ों में ये टूट जाते हैं और हर एक टुकड़े से नया जीव बन जाता है। द्विखंडन के द्वारा या विखंडन के द्वारा क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है। अगला प्रश्न पूछा है वर्मी कंपोस्टिंग किसे कहते हैं। तो वर्मी कंपोस्टिंग क्या होती है? सूक्ष्म जीवों के द्वारा या हम कहें केंचुओं के द्वारा खाद बनाने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसे हम वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है लोटनी घर्षण किसे कहते हैं। तो लोटनी घर्षण क्या होता है? जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है ना, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर जब लुढ़कती है तो लुढ़कने की वजह से गति का जो प्रतिरोध करने वाला बल होता है उसे हम क्या कहते हैं? लोटनी घर्षण कहते हैं। हमें पता है कि घर्षण गति का प्रतिरोध करेगा और जब खिसकाई जाती है, लुढ़काई जाती है कोई वस्तु, एक तल से दूसरे तल पे लुढ़काई जाती है, तो वहाँ पे जो घर्षण बल पैदा होता है उसे हम लोटनी घर्षण कहते हैं। तो यहाँ पे जो भी प्रश्न पूछे गए थे खंड व में वो सारे प्रश्न 2-2 नंबर के थे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी आपको 1 से 2 लाइन में इनके जवाब देने थे। अगला जो खंड है वो खंड स है आपका, और वहाँ पे जो प्रश्न आएंगे वो लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न का जवाब आपको जो है 3 से 4 लाइनों में देना है। 4 अंक का प्रत्येक प्रश्न होगा। तो देखिए, पहला प्रश्न दिया है खंड स के अंदर, निम्नलिखित कथनों के सामने दिए गए कोष्टक में टी, अगर सत्य है तो टी लिखना है, असत्य है तो अफ लिखना है। पहला प्रश्न है जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। तो ये बात सही नहीं है, जीवाश्म ईंधन को कभी भी प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोलियम है, कोयला वगैरह, इनको प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। तो ये क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है। सीएनजी अधिक प्रदूषक नहीं है, बल्कि सीएनजी कम प्रदूषक ईंधन होता है। तो ये भी क्या आएगा? फॉल्स आ जाएगा, असत्य। अगला पूछा है कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। तो कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है, ये बात सही है, तो हम ट्रू लिखेंगे। अगला पूछा है कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। ये बात भी बिल्कुल सही है, कोलतार जो है विभिन्न पदार्थों का मिश्रण होता है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा है वो पूछा है कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। कोष्टक में आपको 2-2 शब्द दे रखे हैं, जो सही है वो रिक्त स्थान में भरना है। पहला दे रखा है मिट्टी को उलटने पलटने में पोला करने की प्रक्रिया खालिस्तान कहलाती है। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसको हम क्या कहते हैं? जुताई कहते हैं। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? जुताई कहलाती है भाई ये प्रक्रिया, ठीक है। मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। अगला पूछा है अवांछित एवं बिना उगाए पौधों को हटाया जाता है जिन्हें खालिस्तान कहते हैं। तो अवांछित पौधों को क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। तो खालिस्तान में क्या आ जाएगा? खरपतवार आ जाएगा। नेक्स्ट आपको जो खालिस्तान पूछा है वो क्या पूछा है? देखिए, नेक्स्ट खालिस्तान है क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर क्या करेंगे? क्षतिग्रस्त बीज जो होते हैं वो जल की सतह पर तैरने लगेंगे, टूटे फूटे बीज जल की सतह पर तैरने लगेंगे। दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये प्रक्रिया जो है थ्रेशिंग कहलाती है, ठीक है। अगला जो प्रश्न पूछा है कारण बताइए, 15वां प्रश्न 2 भागों में है, 16वां भी 2 भागों में है, 17वां भी 2 भागों में है। तो ये 4-4 नंबर के हैं, 2-2 क्वेश्चन दे रखे हैं, 2-2 मतलब 2-2 नंबर के हो जाएंगे और उनको आपको 1 से 2 लाइन में उत्तर देना है। क्या है पहला प्रश्न 15वें का? विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता। तो ये बात बिल्कुल सही है। कारण बताना है आपको। तो क्या कारण है कि विद्युत उपकरण से संबंधित जो भी उपकरण है वहाँ पर आग से काबू पाने के लिए आपको पानी का उपयोग नहीं करना है। तो हम जानते हैं कि जल क्या होता है? जल विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है।
जल में से विद्युत धारा आसानी से गुजरती है। अब अगर जल का प्रयोग करोगे तो क्या होगा, वो जो उपकरण है उसमें से होता हुआ, जल के माध्यम से होता हुआ आप तक जो है विद्युत का झटका लग सकता है। आपको आप तक चलते हुए करंट आ जाएगा, विद्युत धारा आप तक पहुँच जाएगी, जिससे आपको करंट का झटका, विद्युत का झटका लग सकता है। तो यहाँ पे जल का उपयोग उपयुक्त नहीं है, कारण लिखोगे, क्योंकि जल जो है विद्युत का सुचालक होने की वजह से आग बुझाने वाले व्यक्ति को विद्युत का झटका लग सकता है। अगला जो प्रश्न पूछा है वो आपसे पूछा है, कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्यूमिनियम के पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता। क्या कह रहा है, कागज को अगर आग में डालेंगे तो जल्दी से आग पकड़ लेगा, लेकिन मान लो ये एल्यूमिनियम की पाइप है, इसके बाहर बाहर कागज को लपेट दिया जाए तो फिर क्या होता है, कागज नहीं जलता है। तो उसका कारण क्या होता है, एल्यूमिनियम जो है वो विद्युत का क्या है, सुचालक है। ठीक है, एल्यूमिनियम विद्युत का सुचालक, एल्यूमिनियम विद्युत का नहीं, सॉरी, किसका है, ऊष्मा का सुचालक है। अब जैसे ही हम उसको ऊष्मा देंगे तो कोई भी पदार्थ जलता कब है, जब उसका वो ज्वलन ताप प्राप्त कर लेता है। अब हम जो भी ऊष्मा उसको दे रहे हैं कागज़ को, वो कागज़ से होती हुई कहाँ जा रही है, एल्यूमिनियम के पाइप में जा रही है, जिससे क्या हो रहा है, कागज़ का ज्वलन ताप पहुंच नहीं पा रहा है। और कागज़ का ज्वलन ताप जब तक अटेंड नहीं होगा, पूरा नहीं होगा, तब तक कागज़ नहीं जलेगा। इसलिए कागज़ आग नहीं पकड़ता है, क्योंकि हम जो ऊष्मा दे रहे हैं वो एल्यूमिनियम का पाइप सुचालक होने की वजह से, ऊष्मा का चालक होने की वजह से उसमें ऊष्मा जा रही है, जिससे कागज़ अपना ज्वलन ताप प्राप्त नहीं कर पा रहा है। तो इसका कारण जो है ये हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा है वो है, किशोर अवस्था को परिभाषित कीजिए। तो किशोर अवस्था कैसी, कौन सी अवस्था होती है, ये जीवन काल की वो अवधि होती है जिसमें शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके कारण जनन परिपक्वता आती है। और ये अवधि कब होती है, ये लगभग 11 वर्ष से लेकर 11 वर्ष से कब तक होती है, लगभग 18 या 19 वर्ष तक की जो अवधि होती है, 18 या 19 वर्ष तक की जो अवधि होती है उसे हम क्या कहते हैं, किशोर अवस्था कहते हैं। अगला जो प्रश्न है वो पूछा है, ऋतुस्राव क्या है, वर्णन कीजिए। तो ऋतुस्राव क्या होता है, ऋतुस्राव का मतलब होता है जब कभी अंडाणु का निषेचन नहीं होता, तो उस स्थिति में क्या होता है, अंडाणु गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिकाओं सहित क्या हो जाता है, निस्तारित हो जाता है, और जिससे स्त्रियों में रिक्तस्राव होता है, इसे ऋतुस्राव कहते हैं। और ये लगभग 28 से 30 दिन की अवधि में एक बार रिपीट होता है। और क्या होता है, जब 45 या 50 वर्ष की आयु होती है तब ये ऋतुस्राव होना बंद हो जाता है, जिसको रजोनिवृत्ति कहते हैं। तो ये है ऋतुस्राव। उसके बाद अगला जो प्रश्न आपसे पूछा है, प्रश्न संख्या 17 में भी 2 ऑप्शन दे रखे हैं, 2 भाग दे रखे हैं, 2-2 नंबर के, यानी टोटल 4 नंबर का 17वां क्वेश्चन है। क्या है, किसी वस्तु की गति की अवस्था से क्या तात्पर्य है। तो किसी वस्तु की गति की अवस्था का क्या मतलब होता है, गति की अवस्था मतलब होता है किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। समय के साथ किसी वस्तु की अगर स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, स्थिति में बदलाव हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि वो वस्तु गति में है। तो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन अगर हो रहा है तो हम कहेंगे वस्तु गति की अवस्था में है। अगला जो प्रश्न है वो पूछा है, पेशीय बल की उपयोगिता को उदाहरण द्वारा समझाइए। पेशीय बल की क्या उपयोगिता है, इसका एक उदाहरण आपको देना है। तो देखिए, पेशीय बल से क्या होता है, पेशीय बल से हमें विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप हम कर पाते हैं। इन क्रियाकलापों में शरीर की गति का मुड़ना या शरीर की गति होना भी सम्मिलित होता है। पेशीय बल द्वारा ही पाचन क्रिया में भोजन आहार नाल में नीचे की ओर धकेला जाता है। श्वसन प्रक्रिया में फेफड़ों का फैलना और सिकुड़ना, ये भी पेशीय बल के उदाहरण हैं। भोजन हमने जो खाया वो आहार नाल में नीचे की तरफ जाएगा, तो क्या होगा, आहार नाल की कर्माकुंचन जो गति होगी वो पेशियों के बल के कारण होगी। या फिर फेफड़ों का सिकुड़ना या फैलना जो होता है अपना, वो भी किस वजह से होता है, पेशीय बल के कारण ही होता है। ये उदाहरण हो गए हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो पूछा है, कॉलम मिलान करना है आपको। कॉलम 1 व 2 का मिलान कीजिए। तो देखिए, कॉलम 1 में दे रखा है टैडपोल। टैडपोल क्या है, टैडपोल एक लार्वा है जिससे मेंढक बनता है बाद में। बाह्य निषेचन किस में होता है, तो बाह्य निषेचन मनुष्य में होता है। जरायुज की बात करें तो बाह्य निषेचन नहीं होता है, मनुष्य में क्या होता है, आंतरिक निषेचन होता है। शरीर के अंदर निषेचन की प्रक्रिया होती है, मछली के अंदर बाह्य निषेचन होता है। जरायुज की बात करें तो जरायुज कौन है, जो शिशु को जन्म देते हैं, तो वो मनुष्य है जो सीधा शिशु को जन्म देता है। और अंडाणु की बात करें तो अंडाणु क्या है, एक एकल कोशिका है। तो सामने सामने दे रखे हैं, सीधे सीधे दे रखे हैं, तो इनका मिलान हम कर देंगे। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा है वो आपसे पूछा है, दुर्बल विद्युत धारा में भी प्रदीप्त होने वाली युक्ति का नाम लिखिए। अगर बहुत कम करंट हो, दुर्बल विद्युत धारा हो तो भी प्रदीप्त हो जाए, ऐसी युक्ति कौन सी है, तो ऐसी युक्ति क्या है, एलईडी बल्ब है। ठीक है, एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, जिसकी फुल फॉर्म होती है। ये एलईडी है वो क्या है,
प्रकाश उत्सर्जक डायोड, जिसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में लाइट इमिटिंग डायोड, ये क्या है, दुर्बल विद्युत धारा होने पर भी दीप्त हो जाएगी। अब इसने आगे प्रश्न पूछा है कि इसी परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, और विद्युत परिपथ का रेखा चित्र बनाइए। तो इसको परिपथ में किस तरह से जोड़ते हैं, इसको परिपथ में जोड़ने के लिए इसमें क्या होता है, 2 तार होते हैं। ठीक है, इसमें 2 तार होते हैं। देखिए मैं आपको किस तरह से एक्सप्लेन किया है वो मैं आपको एक्सप्लेन करा हुआ दिखा देती हूँ। ठीक है, एलईडी के परिपथ में जोड़ने की प्रक्रिया क्या है, एलईडी के साथ 2 तार जुड़े होते हैं, इन तारों को लीड्स कहते हैं। देखिए 2 तार हैं, इन तारों को लीड्स कहते हैं। एक तार दूसरे की अपेक्षा थोड़ा लंबा होता है। ठीक है, एलईडी को किसी परिपथ में जोड़ते समय इसके लंबे तार को सदैव बैटरी के धन टर्मिनल से, लंबा जो तार है उसको धन टर्मिनल से जोड़ेंगे और छोटा जो तार है उसको ऋण टर्मिनल से जोड़ा जाता है। इस तरह से आप आलेख बनाएंगे, चित्र बनाएंगे। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा है, प्रश्न संख्या 20, वो क्या है, देखिए प्रश्न संख्या 20 क्या है। प्रश्न संख्या 20 दिया है, मानव वाक यंत्र का चित्र बनाइए तथा इसके कार्य को अपनी व्याख्या करनी थी इसके कार्य की। तो ये देखिए है अपना मानव वाक यंत्र। ठीक है, ये चित्र आपको बना करके आना है, अगर एग्जाम में आता है तो। ये वाक यंत्र है, ये वाक तंतु यहाँ पे लगे हुए हैं, इसकी डिटेल में एक्सप्लेनेशन हम पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है, वाक यंत्र के आर पार 2 वाक तंतु इस प्रकार तानित होते हैं कि इनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिर्री बनी होती है। ठीक है, जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिर्री से बाहर निकालते हैं तो वाक तंतु कंपित होते हैं, इससे ध्वनि उत्पन्न होती है। जब वाक तंतु तने हुए होते हैं और पतले होते हैं तो वाक ध्वनि का प्रकार या उसकी गुणता उस वाक ध्वनि से भिन्न होती है। अतः जब वाक तंतु ढीले और मोटे होते हैं उससे, जब तने हुए होंगे और पतले होंगे तब क्या होगा, जो है वाक ध्वनि का प्रकार और उसकी गुणता कैसी होगी, भिन्न होगी। और जब वो ढीले होंगे और मोटे होंगे तब वो मोटी आवाज़ आएगी, थोड़ी सी उसकी गुणता थोड़ी सी कम होगी। तो देखिए ये जो है आपका डायग्राम है, इस तरह का डायग्राम बनाना है। ये जो है तानित झिल्ली है जिसमें से हवा आ जा सकती है। ये 2 तानित झिल्लियाँ हैं, यहाँ से अंदर से हवा आती जाती है। और ये जो है वाक तंतु ढीले और टाइट होते हैं, जिससे वाक की शैली जो है थोड़ी थोड़ी चेंज होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है वो आपसे पूछा है प्रश्न संख्या 21, चित्र की सहायता से किसी ऐसे उपकरण का वर्णन कीजिए जिसका उपयोग किसी आवेशित वस्तु की पहचान में होता है। तो ये देखिए चित्र, विद्युतदर्शी का चित्र दिखा रखा है। ठीक है, किसी आवेशित वस्तु की पहचान के लिए विद्युतदर्शी उपकरण का उपयोग किया जा सकता है। तो ये विद्युतदर्शी उपकरण है। विद्युतदर्शी उपकरण क्या होता है, विद्युतदर्शी में प्राय धातु की एक छड़ होती है जिसके एक सिरे पर धातु का एक गोला या डिस्क चक्रिका लगी हुई होती है। ये देखिए, ठीक है। उसके बाद क्या बताया है, धातु की छड़ के दूसरे सिरे पर धातु के 2 पन्नी या पत्र जुड़े होते हैं। ये पत्र कांच के एक जार में बंद होते हैं। यदि कोई अनावेशित वस्तु विद्युतदर्शी की धातु की छड़ के संपर्क में लाई जाती है तो इन पत्रों में कोई अपसरण नहीं होता। दूसरी ओर यदि संपर्क में कोई आवेशित वस्तु लाई जाती है तो इसके पत्र अपसरित होते हैं। आवेशित वस्तु को हटा देने पर भी पत्र अपसरित। देखिए क्या बताया है, इस तरह का स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे जब कोई विद्युत आवेशित छड़ लगाई जाती है, यहाँ पे एक धातु का तार बंधा हुआ है, यहाँ एल्यूमिनियम की 2 पत्तियाँ लगाई गई हैं। जब आवेशित वस्तु यहाँ से टच करते हैं तो आवेश यहाँ से होता हुआ इन पत्तियों तक जाता है और समान आवेश होने की वजह से पत्तियाँ एक दूसरे से दूर हट जाती हैं। ये क्या दिखा सकता है, ये दिखा रखा है कि आवेशित वस्तु की पहचान कैसे की जा सकती है। अगला जो प्रश्न है आपका वो है प्रश्न संख्या 22। तो प्रश्न संख्या 22 क्या है, यह दर्शाने के लिए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं, एक क्रियाकलाप कीजिए। तो जो है इस तरह का क्रियाकलाप आपको किस तरह से करना है, हमने प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़े थे, तो वो वाला डायग्राम आपको यहाँ पे बनाना है। देखिए यहाँ बुक में बना करके दिखा रखा है, इस तरह का चित्र आपको बनाना है। ये देखिए एक समतल दर्पण है और यहाँ पे जो है एक आपतित किरण, आने वाली प्रकाश की किरण है। ये यहाँ पे आके जिस बिंदु पे टकरा रही है वहाँ से ये 90 डिग्री का कोण जहाँ बनता है ये अभिलंब होता है। और ये किरण जो है यहाँ दर्पण में परावर्तित होकर के इधर जा रही है, तो इसे हम परावर्तित किरण कहेंगे। यहाँ पे आपतन कोण बन रहा है, यहाँ परावर्तन कोण बन रहा है। और ये सारे के सारे जो है एक ही तल में है, किसी दूसरे तल में ये नहीं गई है, सारे के सारे एक ही तल में है। तो इस तरह का चित्र बना करके आपको एक्सप्लेन करना है कि जो आपतित किरण है अभिलंब है और परावर्तित किरण है वो सारे एक ही तल में होते हैं। अगला जो प्रश्न है वो देखिए खंडदय के अंदर निबंधात्मक प्रश्न हैं जो 6 नंबर के प्रश्न आपके आएंगे। 3 प्रश्न आएंगे 23 से 25 और हर एक प्रश्न में ऑप्शन होगा अथवा में दिए हुए होंगे। तो देखिए पहला जो प्रश्न दे रखा है 23वां, दाब की परिभाषा एवं सूत्र लिखना है।
दूसरा है कमानीदार तुला से बल का परिणाम कैसे ज्ञात करते हैं, और तीसरा है एक दोलक 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, तो इसका आवर्तकाल और आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो देखिए आवर्ती कैसे निकालते हैं। आवर्ती निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोलनों की जो संख्या है 40 और समय जो लिया है 4 सेकंड, तो आवर्त जो है क्या हो जाएगा, आवर्ती क्या हो जाएगी 10 हर्ट्ज इसकी हो जाएगी। इसी तरह से आवर्तकाल जब निकालेंगे तो क्या होता है 1 में आवर्ती, आवर्ती कितनी है 10 हर्ट्ज है, तो 1/10 यानी 0.1 सेकंड क्या है इसका आवर्तकाल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अथवा में भी दे रखे हैं क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आते हैं तो ये तीनों ही क्वेश्चन, ऐसे नहीं कि इसमें से कोई 2 क्वेश्चन कर दिए और तीसरा तो मैं इसमें से कर दूं, आपको या तो तीनों ये अटेम्प्ट करने हैं या ये तीनों अटेम्प्ट करने हैं। सारे ही करोगे 6 के 6 तो नंबर आपको 6 ही मिलने वाले हैं, 3 इनके ही नंबर मिलेंगे या फिर 3 इनके ही मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, या तो ये भाग करना है, ये नहीं आ रहा था आपको ये करना है, लेकिन एक ही भाग के सारे क्वेश्चन आपको हल करने हैं। इसमें दे रखा है ऐसे 2 उदाहरण दीजिए जिसमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाए, तो आप इजीली इसको कर सकते हो। अगला है व्याख्या कीजिए सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है, बिल्कुल एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ क्वेश्चन है। और अगला है शोर और संगीत में अंतर बताना है। ठीक है, अगला जो प्रश्न दे रखा है आपका प्रश्न संख्या 24वां प्रश्न भी ऑप्शनल ही मिलेगा, उसमें भी अथवा में आपको क्वेश्चन दिए हुए होंगे। पहला है शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है, तो शिशु और बच्चों में टीका लगाने से क्या होता है, टीका यानी कि वैक्सीन, उससे क्या होता है वो सूक्ष्म जीव शरीर में डाले जाते हैं जिसकी प्रतिरोध क्षमता आपको विकसित करनी है, तो इससे बच्चे के भविष्य में वो बीमारी नहीं होगी टीका लगाने से। अगला प्रश्न है समतल दर्पण के सामने रखी वस्तु के प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया को समझाइए और इस प्रतिबिंब की विशेषताएं बतानी हैं। अगर आपको ये 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो आप अथवा वाले कर सकते हो, विषाणु या वायरस का चित्र बनाना है। और दूसरा प्रश्न दिया है यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाए तो आपतन कोण का मान कितना होगा। देखिए ये मान लो एक दर्पण है, यहाँ आपतित किरण आ रही है, यहाँ परावर्तित किरण आ रही है, यहाँ अभिलंब है, ये टोटल कोण दिया है इसने 90 डिग्री का, ये टोटल कोण 90 का है, तो क्या पूछा है आपतन कोण कितना होगा। तो देखिए हमें पता है कि परावर्तन कोण और आपतन कोण दोनों बराबर होते हैं, दोनों का जोड़ 90 है, तो दोनों बराबर हैं, तो कितने कितने के होंगे 45 डिग्री के होंगे। इस तरह से क्वेश्चन हल करना है। अगला जो प्रश्न है 25वां प्रश्न संख्या 25, वो भी ऑप्शनल है, 6 नंबर का प्रश्न है। इसमें भी आपको 2 भाग दिए हैं अथवा में, या तो ये 2 सवाल कीजिए या ये नहीं आते तो ये कीजिए। पहला दिया है वनोन्मूलन या डिफोरेस्टेशन से एक और जहाँ वर्षा में कमी आती है तो दूसरी ओर बाढ़ आना कैसे संभव हो सकता है। और दूसरा है संतति के लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को चित्र द्वारा समझाइए। अथवा में दे रखा है ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो ये कीजिए, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए, राष्ट्रीय उद्यान और संकटापन्न जंतु, और फिर दिया है किशोर अवस्था में किशोर कैसा महसूस करते हैं। इस तरह से हमारा ये जो मॉडल पेपर है जो अभ्यास के लिए दिया था ये आपका कंप्लीट हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो भी आपके दोस्त 8वीं क्लास में पढ़ते हैं उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि संजीव डेस्क वर्क में जो क्वेश्चन पेपर दिए हैं, जो मॉडल पेपर दिए हैं, उसमें से 60-70% ऐसे के ऐसे प्रश्न उठा करके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उनकी प्रैक्टिस आप भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के एग्जाम से रिलेटेड नई नई अपडेट्स जो है मैं आपको देती रहूँगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए।